हेलो। देखिए सीपीसी में आपका ये आर्डर 47 चल रहा था और आर्डर 47 में थोड़ा बहुत बचा था आपका। एक क्वेश्चन आर्डर 47 से भी पूछने का चांस रहता है, उसको पढ़ा के। और जो बचा है आपका, देखिए आपका सीपीसी में सेक्शन भाई शाम को चल रहा है, तो चूंकि समय कम है तो आपको सलाह दी जाती है कि भाई सुबह सेक्शन अभी रेगुलर बैच में चला भी था पूरा 1.5 2 माह पहले, तो आप 10 12 वीडियो में सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो स्पीड बढ़ाकर वीडियो देख लीजिए। आपका शाम वाले में सेक्शन चल भी रहा है, लोग लाइव भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि समय कम है तो प्रयास ये किया जाए कि कुछ चीज़ें आप वीडियो से भी देखिए। आपका चूँकि लास्ट सेक्शन से हम शुरू किए हैं उधर, ताकि आपका जो प्री में आता है वो पहले कवर हो। तो आप जो सेक्शन आपका सीपीसी में है उसको आपको वीडियो से पढ़ना होगा, ताकि आपका सोमवार से संविधान शुरू किया जाए पहले पीरियड में। और आपका इसके बाद अभी सीआरपीसी और आईपीसी बची है, तो जल्दी ही आपका कोई समाप्त हो तो आपका वो लगाया जाए। संविधान लगातार आपका चलेगा। संविधान जो है 12 14 दिन लगातार 1.5 1.5 घंटा चलेगा, ताकि जीएस भी कवर हो और लाभ भी कवर हो। देखिए आपका आदेश 47 पढ़ाया जा रहा था, और आदेश 47 में आपका आदेश 47 का नियम 1 चल रहा था। रिव्यू के बारे में समय भी पूछा जाता है कि रिव्यू कितने दिन के अंदर कराया जा सकता है। 30 दिन। इसी को हम बताए थे। एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड कराने के लिए आवेदन कितने दिन के अंदर, वो भी 30 डेज ही है। कब रिव्यू हो सकता है, तो तीन बातें याद रखिए। जिस डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील कानूनन हो सकती है लेकिन अपील नहीं की गई है, तो आप क्या करा सकते हैं, रिव्यू। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जिस डिक्री या आदेश की अपील संभव ही नहीं है, तो उसका भी क्या हो सकता है, रिव्यू। और तीसरा, लघुवाद न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय पर अगर फैसला सुनाया है लघुवाद न्यायालय हाई कोर्ट की राय के अनुसार, तो उसका भी हम क्या करवा सकते हैं, रिव्यू। आधार क्या है, तो आधार आपका नीचे आदेश 47 रूल 1 में ही आपका दिया गया है 3 खंडों के बाद। देखिए क्या क्या आधार है। अपने को व्यथित समझता है जो व्यक्ति किसी डिक्री या आदेश से जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था उसके ज्ञान में नहीं था, या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था। यानी कि पहला आधार रिव्यू का ये है कि न्यायालय को ये दिखाना पड़ेगा कि कोई नई बात या नया साक्ष्य मिल गया है हमें, और जब आप डिक्री पारित किए थे उसके पहले हम पेश ये नहीं कर सकते थे किसी कारण से, या हमें इसका ज्ञान ही नहीं था। यानी कि हमने उदाहरण बताया था आरटीआई का सबसे अच्छा, कि हमने सूचना के अधिकार के तहत आपका सरकार से डिमांड की थी कागज की। कागज देने में सरकार ने लेट किया, इसी बीच आप आदेश या डिक्री पारित कर दिए और उसके बाद हमें क्या मिला है, कागज सरकार से। ये देखिए, अगर इस कागज को आप स्वीकार कर लें और इसको आधार बनाकर फैसला दें, तो आपका फैसला कुछ और होता। यानी कि हम जीतते, हारते नहीं। अतः ऐसी कंडीशन में आप स्वयं अपने निर्णय पर पुनर्विचार करिए, और पुनर्विचार करके अपने निर्णय को क्या करिए, उलट दीजिए। अगला ये आया, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होता है। यानी कि निर्णय में कोई मिस्टेक हो गया या कोई डिफेक्ट है
जो प्रा देखने से ही अभिलेख को प्रकट प्रकट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमा फेसाई, अगर प्रथम दृष्टया आपका रिकॉर्ड देखा जाए या आपका निर्णय देखा जाए तो उस निर्णय में ही गलती है। अतः आप इस निर्णय को क्या करिए, रिव्यू करिए और रिव्यू करके सुधारिए। या कोई अन्य 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 पर्याप्त कारण हो तो आप डिक्री या आदेश का क्या करा सकते हैं, पुनर्विलोकन। इसके बाद पुनर्विलोकन के लिए आवेदन दिया जाना, आवेदन मंजूर किया जाना। दो या अधिक न्यायाधीश हैं तो आपका पुनर्विलोकन के लिए आवेदन। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, नामंजूरी का आदेश अपीलीय न होगा। आवेदन की मंजूरी के आदेश पर आप आक्षेप कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन अभी हम ऑर्डर 43 में आएंगे। अगर आपका कह सकते हैं कि रिव्यू के लिए आपने एप्लीकेशन दिया और वह एप्लीकेशन आपका डिसमिस हो गया, तो क्या उस डिसमिस हुए आदेश की आप अपील कर सकते हैं कि नहीं? तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर आवेदन मंजूर हो गया तो उस पर आपत्ति कर सकते हैं कि ये आवेदन मंजूर नहीं होना चाहिए। लेकिन डिसमिस, ये अभी ऑर्डर 43 में आता है। एक क्वेश्चन आपका हम बताएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है कि क्या सिविल मामलों में पुनर्विलोकन हो सकता है कि नहीं। यानी कि एक ही न्यायालय कितनी बार पुनर्विचार कर सकता है, तो केवल एक बार। तो कौन सा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऑर्डर ऑर्डर 47 का कौन सा नियम पुनर्विलोकन पर रोक लगाता है। यानी कि एक ही न्यायालय को दो बार नज़रसानी या रिव्यू करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसको अंडरलाइन करिए, ऐसा क्वेश्चन आपका बनता रहता है। तो आदेश 47 का आपका जो रूल है वह आपका 9 है। इसी के साथ एक और आपका क्वेश्चन बनता है कि आदेश की सेकंड अपील हो सकती है कि नहीं, आदेश की द्वितीय अपील संभव है कि नहीं, यही कोरिलेट करना चाहिए। खंड वाइज क्वेश्चन बना है तो आपका 104 का कौन सा क्लास 2, इसी को कोरिलेट करना है। देखिए, डिक्री की द्वितीय अपील हो सकती है, लेकिन जो आदेश होते हैं न्यायालय द्वारा उसकी केवल प्रथम अपील हो सकती है, द्वितीय नहीं हो सकती। सेकंड अपील पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है और वह आपका कहाँ दिया गया है, 104 के क्लाज वाइज पूछा जाता है, क्लास 2 में। भाई क्लाज वाइज भी यहाँ याद रखना है। जैसे समझौते की डिक्री पूछा जाता है, एक पक्षीय डिक्री पूछा जाता है क्लाज वाइज, तो वह यहाँ भी क्लाज वाइज आपको याद करना होगा। इस प्रकार आदेश 47 भी समाप्त हो गया। अब आइए आपका चला जाए आदेश की अपील में, और यहाँ से आपका अच्छा क्वेश्चन एक बनता है। वैसे जो बताया जाएगा, अब अगर न समझ में आए तो मैं फिर बता रहा हूँ, उस पर हाथ न लगाइएगा। यानी कि कहावत कही जाती है कि बिच्छी का मंत्र ही नहीं जानता और सांप के बिल में क्या डाल दिया है हाथ। तो भाई फिर हम एक बार सतर्क कर रहे हैं, बता तो रहे हैं, लेकिन अगर आपको न समझ में आए या आपको मने थोड़ा कठिन है ये, अगर आपके दिमाग में न बैठे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस पर रिस्क न लीजिएगा। मैं फिर बता दूं, उसको क्या कर देना है, छोड़ ही देना है। आइए देखा जाए, आपका एक भूमिका पहले देखिए 2-4 मिनट, और तब आपका कुछ चीज़ें बताई जाएं। देखिए, जो भूमिका देखनी है वह आपका सीपीसी की धारा 29 से पहले उठाना है। इसके बाद सीपीसी की धारा 22 पढ़ना है और फिर 214 पढ़ना है। इसके बाद 214 से जब उठाइएगा तो सीपीसी की धारा 104 का क्लाज 1 पढ़ना है और आदेश आपका 43 का नियम 1।
यानी ऐसे आप क्रम बनाएंगे। देखिए एक शुरुआती दौर से हम बता रहे हैं। देखिए न्यायालय सुनवाई हो जाने के बाद आपका फैसला या जजमेंट या निर्णय सुनाता है, तो सबसे और निर्णय के अनुसरण में आपका डिक्री पारित की जाती है। तो सबसे पहले जजमेंट हमें देखना है कि निर्णय की परिभाषा कहाँ दी गई है। ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है जे में। तो जजमेंट की परिभाषा 2(9) में दी गई है। जजमेंट या फैसला या निर्णय का मतलब डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। यानी कि जब न्यायालय कोई आज्ञप्ति या डिक्री या जयपत्र पारित करता है या कोई आदेश देता है, तो उसके पीछे कुछ कारण बताता है, तर्क बताता है, बयान देता है, आधार बताता है। वही आधार क्या कहलाते हैं? जजमेंट। अगर कोई निर्णय है और वह निर्णय धारा 2 की उपधारा 2 में जो डिक्री के आवश्यक तत्व दिए गए हैं, अगर उसमें सेट हो जाता है, तो उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को हम डिक्री कहते हैं, आज्ञप्ति। और अगर धारा 2 की उपधारा 2 में सेट नहीं होता, न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को आदेश कहते हैं। यानी कि आदेश की परिभाषा निगेटिव दी गई है 214 में। आदेश क्या है? तो जो डिक्री नहीं है वही क्या है? आदेश। यानी कि जो धारा 2 की उपधारा 2 से बाहर चला जाए उसको हम क्या कहेंगे? आदेश। अब ये आया कि जहाँ तक डिक्री और आदेश की बात है, ये क्वेश्चन आपका बना है जो बताया जा रहा है। अब सामान्यतः डिक्री अपीलीय होती है। यानी कि जनरली डिक्री के खिलाफ प्रथम अपील ऊपर के न्यायालय में की जा सकती है, जब तक कि अपील पर कानूनन रोक न लगाई गई हो। तो ये क्वेश्चन याद रखिए। सामान्यतः डिक्री, अब यही भरमाएगा, अपीलीय होती है और अपीलीय होती है। कुछ मामलों में ही अपील होती है, इनमें से कोई नहीं, तो अपीलीय होती है। यानी कि सामान्यतः प्रत्येक डिक्री की फर्स्ट अपील होगी जब तक कि कानून द्वारा अपील पर रोक न लगाई गई। लेकिन आदेश में इसके विपरीत है, यही क्वेश्चन गलत होता है। सामान्यतः आदेश की प्रथम अपील नहीं होती। यानी कि जनरली जो आदेश होते हैं वह अअपीलीय होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर एक बार समझिए। सामान्यतः आदेश अअपीलीय होते हैं। आदेशों की प्रथम अपील तभी हो सकती है जब कानून द्वारा उसे स्पष्ट रूप से अपीलीय बनाया गया हो। जहाँ की डिक्री की कुछ दशाओं में सेकेंड अपील हाई कोर्ट में हो सकती है, लेकिन आदेश की द्वितीय अपील संभव नहीं है। तो यानी कि आपका नियम ये निकला आदेश में कि जनरली जो आदेश होते हैं वह अपीलीय होते हैं, उनकी अपील संभव नहीं है। लेकिन उनकी अपील तभी हो सकती है जब उन्हें अपीलीय बनाया गया हो। तो अपीलीय कहाँ कहाँ बनाया गया है ये पहले देखना है। तो उन आदेशों की पहली जो लिस्ट दी गई है कि किन आदेशों की अपील हो सकती हैं, ये 104 के किस्में दी गई हैं पहले में 1 में। उन आदेशों की लिस्ट दी गई है जिनकी अपील हो सकती है आदेश 43 के किस नियम में? 1 में। और अन्य नियम बिखरे पड़े हैं, यानी कि अन्य जगहों पर भी आपका नियम दिए गए हैं आपका माने आदेशों में। और कहीं कहीं ये लिखा गया है कि इसके तहत दिए गए आदेश की अपील हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, लास्ट लाइन आपका, कि आर्डर की फर्स्ट अपील तभी होगी जब सीपीसी की धारा या आदेश 43 या किसी अन्य प्रावधान के तहत
अपील का उसमें क्या किया गया हो प्रावधान। अब वही लिस्ट ही आपका ये तो आ गया कि कहाँ कहाँ दिया गया है। जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है लिस्ट से आता है कि किस आदेश की अपील होगी और किसकी नहीं होगी। इसके लिए वही जो लिस्ट दी गई है 50-60 आपका टोटल मिलाकर, अब उतना लिस्ट थोड़ा याद करना मुश्किल रहता है। इसीलिए यह आपका इसका उपाय ये रहता है, मैं बता दूं कि जो पिछला क्वेश्चन बने हैं दो तीन आपका, मैंने उत्तराखंड इत्यादि में यूपी कम बनाया है, न बनाए तभी ठीक है इस पर क्वेश्चन आपका। लेकिन बना भाई कोई भरोसा थोड़े हैं, लेकिन आपका न बनाए तभी उचित रहेगा। लेकिन उत्तराखंड और इत्यादि राज्य दो तीन क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसका उपाय ये है कि जो क्वेश्चन आपका पिछली परीक्षाओं में बने हैं वही क्वेश्चन रट्टा मार कर जाइए कि अगर ये आएगा तो हम ये मार कर आएंगे। तो आइए शुरू किया जाए। अब धारा 104 का क्लास 1 पहले निकालिए, थोड़ा बहुत हम भी बताते हैं 10-12 आपका। एक लिख लीजिए तो उसको पहले, निम्नलिखित आदेश की अपील हो, न लिखिए ना आपका, हम एक दो पॉइंट लिख पाएंगे जो पूछा गया है आपका अलग से, पहले समझिए तब लास्ट में अपवाद लिखाते हैं। क्योंकि आपका अभी आपने जो पढ़ा कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर करने के आदेश की अपील होगी कि नामंजूर करने के आदेश की अपील नहीं होगी। कहीं एक लाइन लिखिए अलग से, नहीं में लिखिएगा, है ना लिख दीजिएगा। पुनर्विलोकन के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश की अपील नहीं होगी, नहीं लिखिएगा। पुनर्विलोकन के लिए आवेदन खारिज करने की अपील नहीं होगी। अब देखिए किन किन आदेशों की अपील होगी आपका, तो धारा 35A के तहत दिए गए आदेश, 91-92 के तहत दिए गए आदेश, 95 के तहत दिए गए आदेश धारा, या कोई जुर्माना लगाया गया है उसके उसकी अपील हो सकेगी। अब आपका लेकिन 104 का क्लास 2 ये प्रथम अपील की बात करता है ऊपर, जबकि क्लास 2 सेकेंड अपील या द्वितीय अपील की बात करता है। मैंने अपील एक बार होगी, अगर पहले अपील न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया तो उस आदेश की अपील अब आगे होगी कि नहीं, नहीं होगी। और स्पष्ट रूप से आपका मुख्य रूप से अटैक कहाँ करना है, 104 के क्लास 2 पर, किस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी। यानी कि आदेश की द्वितीय अपील पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है, 104 के किस क्लाज में, 2। अब आ जाइए 43 का नियम 1 निकालिए। 43 का रूल 1 देखा जाए, देखिए जहाँ तक 43 का नियम 1 की बात है आपका आदेशों की अपील, तो आदेश 43 का नियम 1 में आपका उन आदेशों की लिस्ट दी गई है जिनकी प्रथम अपील हो सकती है। यह लिस्ट थोड़ा कठिन है, देखिए वाद पत्र के उचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटाने का आदेश जो धारा 7 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब आदेश 7 के नियम 10A में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यायालय ने, आपने प्लेंट दायर किया, न्यायालय ने वाद पत्र आपको रिटर्न कर दिया कि हम सक्षम नहीं हैं, आप सक्षम न्यायालय में जाइए, आदेश पारित कर दिया और आदेश देकर आपका वाद पत्र क्या किया, लौटा दिया, तो क्या इस आदेश की आगे अपील हो सकेगी कि नहीं होगी।
इस आदेश की अपील होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर न्यायालय ने धारा 7 के नियम 10 से यानी कि वाद पत्र लौटाया नहीं, डायरेक्ट सक्षम न्यायालय को क्या किया, भेज दिया, तो उस आदेश की अपील नहीं होगी। दूसरा देखिए, वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन को नामंजूर करने का आदेश, जो आदेश 9 के नियम 9 के अधीन दिया गया है, यानी कि वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए, यानी कि मुकदमा खारिज हो गया है और आप आवेदन दे रहे हैं कि मुकदमा क्या किया जाए, हमारा स्वीकार किया जाए, पुनः खारिजी का आदेश रद्द किया जाए, और न्यायालय ने आपके एप्लीकेशन को क्या कर दिया है, नामंजूर, तो उसकी अपील हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन के नामंजूर करने के आदेश की भी अपील हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, यानी कि आर्डर 9 रूल 13 के अधीन आपका एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन के नामंजूर करने के आदेश की अपील हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। देखिए, मंजूरी की अपील नहीं होगी, नामंजूरी की क्या हो सकती है, अपील इत्यादि है। अब उतना भाई पढ़ना मुश्किल है, मैं बता दूं आपका। अब ये है कि बैठिए अपील लिस्ट दी गई है और आपका लिस्ट याद करना पड़ेगा किसकी किसकी अपील हो सकती है। इसके बाहर जो भी जाए मामला, उसकी अपील संभव नहीं है। देखिए, फिर एक बार आपको सतर्क किया जाता है, अगर ना याद हो तो भाई आप न क्वेश्चन को छूइए, अगर याद हो जाए तभी क्वेश्चन को करिए। अब आइए, आपका जो बचा है, 2-3 आर्डर बचे हैं, इधर एक एक करके निपटाया जाए। आइए, पहले आपका कमीशन देखा जाए। कमीशन यानी कि आयोग, आदेश आपका 26 निकालिए। आयोग से वैसे जहाँ तक यूपी की बात है मैं बता दूं, यूपी में आदेश 26 निकालिए, 26। जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी ने आदेश जो 26 है मैं बताऊं, उससे कम क्वेश्चन बनाए हैं। लेकिन अन्य राज्य जो हैं, आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा बनाए हैं। तो पहले तो कमीशन के बारे में एक धारावाहिक पहले एक बार चला जाए, और आपका उसमें ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका, कि अगर कोई साक्षी जेल में है, कारागार में है, तो ज़्यादातर सीआरपीसी से क्वेश्चन बना है, सीपीसी से कम, कि कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत जारी किया जाता है, तो 271, रट्टा मारकर जाना है, कौन सी धारा, 271। तो पहले कमीशन 2 लाइन समझिए, उसके बाद सेक्शन हम बताएंगे, और उसके बाद आपका अन्य चीज़ें आर्डर शुरू किया जाएगा। कमीशन की हिंदी होती है आयोग। तो न्यायालय आपका कुछ दशाओं में आपका किसी व्यक्ति को न्यायालय में न बुलाए, बल्कि एक आयोग जारी कर दे, कमीशन जारी कर दे। कमीशन जाकर स्थानीय निरीक्षण करे, लेखा बही देखे, अकाउंट देखे, वैज्ञानिक परीक्षण करे, और वैज्ञानिक परीक्षण करके आपका न्यायालय को रिपोर्ट दे दे। यानी कि इसका मतलब कि आपका न्यायालय द्वारा कमीशन जारी होता है, वह जाए और स्थल का निरीक्षण करके और न्यायालय को रिपोर्ट दे, या आपका किसी व्यक्ति की परीक्षा करके न्यायालय को क्या दे, रिपोर्ट। तो आपका इसके बारे में सारवान प्रावधान सेक्शन आपका जो दिया गया है 75 से लेकर 78 तक, तो धारा याद रखना है। पिछली बार आपका
77 सेक्शन से पूछा गया था। यानी कि जो पिछली बार क्वेश्चन आपका बना था, तो तुरंत पहले सेक्शन आप पढ़ेंगे आपका कमीशन का। 75 से लेकर 78 तक याद करके एक एक लाइन जाइएगा। देखिए क्वेश्चन भी इधर बना दिया जाए। 75 कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति, तो ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित किया जाए, न्यायालय लास्ट लाइन है कि कमीशन निकाल सकेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना कि कमीशन निकालना बाध्यकारी है कि न्यायालय का विवेकाधिकार है। तो धारा 75 की लास्ट लाइन पर गौर करिए, निकालेगा कि निकाल सकेगा। तो सकेगा मतलब उसका क्या हो गया, विवेकाधिकार। दूसरा क्वेश्चन बनाइए, कितनी दशाएं 75 में दी गई हैं जिनमें कमीशन इशू किया जा सकता है, वह कंडीशन याद रखिएगा। कितनी दशाएं हैं, 7। लिखना चाहें तो बैरक पर लिख लीजिए। कितनी दशाएं दी गई हैं जहां की कमीशन जारी किया जा सकता है, तो वह कितनी टोटल दशाएं हैं, बैरक पर लिखते रहे 7। जहाँ जहाँ 7 दशाएं हैं, आप एक जगह एकत्र करना न भूलिए। जहाँ जहाँ 7 7 7 आ जाए तो आपका कर्तव्य होगा कि यहीं कहीं लिख लीजिए। आपका पहले एविडेंस की धारा 65, कितनी दशाएं हैं जहां आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं, 7। आईपीसी की धारा आप 100 देख सकते हैं, कितनी दशाएं हैं जहां की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित की जा सकती हैं, 7। पहले 6 थी, अब एसिड अटैक जोड़ा गया है, तो कितनी कंडीशन है 100 में, 7। और कितनी दशाओं में न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, 7। अब कौन कौन दशा है देखिए इसमें आपका। पहला, किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए। दूसरा, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए। तीसरा, लेखाओं की परीक्षा माने हिसाब किताब के लिए। चौथा, विभाजन के लिए, यानी कि आपका कह सकते हैं कि पार्टीशन के लिए। पांचवा, कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए। छठवां महत्वपूर्ण है, ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील हैं और जो वाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की कस्टडी में है, जैसे पनीर हो गया इत्यादि। और कोई अनुसचिवीय कार्य, यानी कि कोई आपका कह सकते हैं मिनिस्ट्रियल एक्ट है, यानी कि कोई आप क्लर्कियल कार्य है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका मॉडल बना दिया जाए, निम्नलिखित में से किसके लिए कमीशन इशू किया जा सकता है, इसमें से 3 ऑप्शन देगा और चौथा दे देगा उपर्युक्त सभी। तब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। लेकिन क्वेश्चन आपका भरमार तब देता है जब 4 ऑप्शन देगा, उसमें ये लिखेगा कि किसके लिए कमीशन जारी नहीं किया जा सकता। तो उसका उपाय ये है कि सातों पॉइंट याद रहेगा तभी तो बाहर जाएंगे। तो उसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सातों पॉइंट ये क्या होना चाहिए, याद। अब आइए इसके बाद आपका 75 के बाद आ जाइए 76, अन्य न्यायालय को कमीशन निकालना है। तो 76 आपका 77 पिछली बार पूछा गया था कि अगर आपका कह सकते हैं कि भारत के बाहर कोई व्यक्ति है, उसकी परीक्षा करना है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन के बदले क्या निकाल सकेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। पिछली बार ये क्वेश्चन बना था, आपका रिपीट कर सकता है। 77, इसके बाद 78 विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन, आपका 78 में। तो कम से कम आप सेक्शन याद रखिए। 75 सेक्शन 75 में कितनी दशाओं में कमीशन निकाला जा सकता है, 7 दशा। अन्य न्यायालय को कमीशन किस धारा में, 77। विदेश में व्यक्ति हैं तो कमीशन के बदले क्या जारी हो सकता है, अनुरोध पत्र।
और विदेशी कमीशनों की तामील, माने वहीं विदेशी कमीशन कहाँ दिए गए हैं, तो अंतिम धारा कौन सी उसमें है, आपका 78। सेक्शन याद रखिए, 75 में कमीशन, 76 में अन्य आलय, 77 में अनुरोध पत्र और विदेशी आ गया 78। ऐसे ही याद करिए धीरे धीरे। अब देखिए आदेश 26 देखा जाए, कमीशन साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन। अब यहाँ भी थोड़ा समस्या है। आपका समस्या ये है कि भाई पूरा पढ़ाना संभव नहीं है, कितना भी किया जाए, न तो रेगुलर बैच में पूरा पढ़ाया जाता है, न ही क्रैश कोर्स में। हाँ, जो क्वेश्चन आ सकते हैं और जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, वे क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे। आपका कह सकते हैं, देखिए इसमें जो आपका पूछा जाता है, आपका अंडरलाइन करिए, आदेश 26 का नियम 5। जो साक्षी जो साक्षी भारत के भीतर नहीं है, उसकी परीक्षा के लिए कमीशन या अनुरोध पत्र। तो जो आपने सेक्शन 77 पढ़ा कि न्यायालय चाहे तो जो गवाह विदेश में है उसके लिए कमीशन न निकाल कर क्या निकाल सकता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो उसके लिए जो प्रक्रिया दी गई है आदेश 26 के किस नियम में दी गई है, 5। पहला ये आप अंडरलाइन करिएगा, यानी कि पहला आपका ये अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद जो पूछा गया है, स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन, आदेश 26 का नियम 9 याद रखिए। आपका लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन, तो आदेश 26 का कौन सा आपका 9। 9 भी पूछा जा चुका है झारखंड में कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन किस आर्डर 26 के किस नियम में जारी किया जाता है, तो 9 में। इसको 3-4 क्वेश्चन आप बनाइए और आपका इसी पर बैरेक्ट पर लिखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सीआरपीसी में आप 3 धाराएं इसके साथ पढ़ेंगे, यानी कि जब भी सीपीसी का आदेश 26 का रूल 9 पढ़िए, आपका लोकल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय अन्वेषण के लिए आयोग न्यायालय जारी कर सकता है, तो कम से कम सीआरपीसी की 3 धाराएं एक साथ पढ़िएगा। एक एक लाइन ही अंतर है, देखिए आपका मैं फिर बता रहा हूँ। एक धारा 139 जो पूछा गया था पिछली बार बिहार में, फिर 148 भी आपका पूछा गया था, और 310 भी। एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, लिखना चाहे तो अलग से लिख सकते हैं भाई। इसको तीनों याद करके जाइए और कोई उपाय नहीं है। देखिए आपका एक एक शब्द में अंतर आ जाएगा, मैं फिर बता दूं। अगर लोकल इन्वेस्टिगेशन पूछे, स्थानीय अन्वेषण पूछे, तो 139 मार्क कराइएगा। फिर एक बार याद रखिए, अगर लोकल इन्वेस्टिगेशन पूछे, स्थानीय अन्वेषण पूछे, तो कौन मार्क कराना है, 139 में है। अगर लोकल इंक्वायरी पूछ ले, स्थानीय जांच पूछ ले, तो 148 148। और अगर लोकल इंस्पेक्शन पूछ ले, स्थानीय निरीक्षण दे दे, तो 310। फिर एक बार तीनों हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का चांस रहता है। अगर ये क्वेश्चन आपका आए कि लोकल इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी की किस धारा में है, तो 139। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लोकल आपका इंक्वायरी किस धारा में है, स्थानीय जांच, तो 148 मार्क कराइए। और ये पूछ ले कि स्थानीय निरीक्षण, लोकल इंस्पेक्शन किस में है, तो 310। 3 सेक्शन हर हाल में याद हो। और अगर सीपीसी में पूछ ले कि स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन आदेश 26 के किस रूल में जारी होता है, तो 9। अब 4 क्वेश्चन एक साथ। अगला देखिए आपका,
इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, इधर से दो तीन आप याद रखेंगे। आदेश 26 का नियम 10 ए पूछा जाता है, बस एक एक लाइन याद रखना, ज़्यादा नहीं। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन, तो आदेश 26 का नियम 10। फिर आपका अनुसचिवीय कार्य के लिए कमीशन, तो आदेश 26 का नियम 10 बी आप में दिया गया है। फिर आपका जो महत्वपूर्ण है इधर, चल संपत्ति के विक्रय के लिए, थोड़ा अंडरलाइन करिए, आदेश 26 का नियम सी महत्वपूर्ण है। सी, चल संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन आपका किस आर्डर के किस रूल में, तो आर्डर 26 के किस नियम में, 10 सी। अंडरलाइन इसको करिए, चांस रहता है। इसके बाद आपका विभाजन के लिए 13 आ जाइए, यानी कि आदेश 26 का नियम 13, अचल संपत्ति के क्या करना, विभाजन के लिए कमीशन आपका। इसके बाद आपका इधर कुछ छोड़ना है, शक्तियाँ भी छोड़ देना है, ये भी नहीं, इधर कुछ नियम छोड़कर पढ़ना है, लौटाना नहीं। इधर अब छोड़ दीजिएगा, इतना ही पढ़िए। इसमें भाई पाँच छः छः सात पाँच छः नियम क्या करिए, अच्छे अच्छे तैयार रखिए। इसके बाद जो आर्डर बना बचा है, आइए आपका आदेश 6, 7, 8 वैसे पढ़ा गया था, लेकिन आपका फिर एक बार बताया जाए, क्योंकि आपका 6, 7, 8 यहीं आप बचा रह गया है, और 21 में छांट कर हम बताएंगे आपका 10, 12 नियम केवल, क्योंकि 106 नियम है, उतना पढ़ना संभव नहीं है। तो जो पिछली बार क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि आपका गार्निशी बना है, फिर आपका इक्विटेबल बना है सामयिक पर, फिर आपका जो बना है कि आपका जो वैवाहिक मने ये पुनर्स्थापना के लिए वैवाहिक संबंधों का जो डिक्री पारित की जाती है उसके लिए बना है। तो वहीं 10, 12 जो नियम है, आदेश 106 नहीं पढ़ना है आपका। अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन बने हैं वे, और 5-6 नए क्वेश्चन हम बताएंगे। लेकिन पहले आपका आदेश 6 और 7 और 8 देखिए, इनमें क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। एक या दो क्वेश्चन बन सकता है। किस राज्य में कैसा क्वेश्चन बना है, थोड़ा सतर्क रहना है। मैं फिर बता दूं, एक या दो क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है इन आर्डरों से। आइए आपका आदेश 6 में आपका प्लीडिंग जनरली, यानी कि अभिवचन साधारणतया परिभाषित किया गया है। तो अभिवचन होता क्या है ये पहले देखिए। प्लीडिंग का मतलब प्लीड करना, प्लीड करना मतलब अपनी बातों को रखना। तो प्लीडिंग से ही प्लीडर बन गया। आपका कल सीपीसी में बताया गया था कि प्लीडिंग से ही क्या बन गया, प्लीडर। प्लीडर करता क्या है, तो वह किसी अन्य की बातों को न्यायालय में क्या करता है, आपका रखता है। तो प्लीडिंग का मतलब हुआ कि अपनी अपनी बातों को पक्षकार किस प्रकार न्यायालय में रखते हैं। तो आप फिर एक बार बताइए, वादी को अगर अपनी बात न्यायालय में रखनी है तो वह प्लेंट के माध्यम से रखता है, यानी कि वाद पत्र के माध्यम से। तो वादी की प्लीडिंग क्या हो गई, वाद पत्र, क्योंकि वह वाद पत्र दायर करके अपनी बातों को प्लीड करता है, न्यायालय में रखता है। अगर विपक्षी या प्रतिवादी अपनी बातों को रखता है तो वह आपका रखता है रिटिन स्टेटमेंट, डब्ल्यूएस, या प्रतिवाद पत्र, या जवाब दावा, या लिखित कथन के माध्यम से। तो प्रतिवादी का प्लीडिंग क्या हो गया, लिखित कथन, यानी कि वादी की प्लीडिंग क्या हो गई, वाद पत्र, और प्रतिवादी का लिखित कथन। अब इसी को आपको समझना है। मुकदमा दायर कराया जाए, मान लीजिए कि ए ने बी के खिलाफ 5,000 रुपये के लिए मुकदमा दायर किया, तो ए वाद पत्र दायर करेगा, वह वादी की प्लीडिंग,
और बी ए के दावे का क्या देगा, जब आप वह किसका अभिवचन हो गया, बी का। तब आदेश से डायरेक्ट आपका शुरू किया जाए। आदेश 6 का नियमन, बहुत भूमिका न बांधी जाए, अब आपका मेन मुद्दे पर यानी कि अटैक किया जाए मेन रूप से। आदेश 6 का नियमन से आपका क्वेश्चन आया है कि प्लीडिंग को कहाँ परिभाषित, कहाँ बताया गया है। तो आदेश 6 का नियम 1 में फिर आपका पूछा गया कि प्लीडिंग में क्या शामिल है। तो देखिए पहले बेयर एक्ट, वही हमने बताया, वही शामिल है, अलग नहीं है। अभिवचन से वाद पत्र या लिखित कथन अभिप्रेत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूछे कि प्लीडिंग का मतलब क्या हुआ, तो दे देगा वाद पत्र यानी कि प्लेंट जो वादी दायर करता है। दूसरा दे देगा रिटेन स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन जो प्रतिवादी दायर करता है। दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों मार कर आइए पहला। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि अभिवचन से तात्पर्य है। देखिए अब कैसे मॉडल बना है। आपका दे देगा वाद पत्र, दूसरा देगा प्रतिवाद पत्र, वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र, और वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र। तो जो बेयर एक्ट की भाषा है, अगर या और आ जाए, तो मैं कल भी शाम को बताया था कि अगर या और में आपका अंतर देखना हो, तो जो बेयर एक्ट की भाषा है, पहली वरीयता आप उसको देंगे। तो वाद पत्र क्या लिखा है बीच में, या प्रतिवाद पत्र। कल मैं और भी उदाहरण आपको बताया था शाम वाले पीरियड में। एक तो आपका डिसऑनेस्टली यानी कि आईपीसी की धारा 24 याद रखिएगा, या और पर पूछा जाता है। उसमें आपका डिसऑनेस्टली या बेईमानी का मतलब क्या हुआ, तो सदोष लाभ या सदोष हानि। और ना मार दीजिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ, या और नहीं मारना है उसमें आपका, ये नहीं कि और बीच में लगा। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में फिर क्वेश्चन आता है 13 में, एड आइडम यानी कि सम्मत की जो परिभाषा है, बिहार में पूछा ही गया था इसी बार। सम्मित, सम्मत या कंसेंट का मतलब क्या हुआ, तो एक भाव में एक बात, माने एक बात पर एक भाव में सम्मत होना। तो या न मार दीजिएगा, यहाँ और मारना है। यानी कि ए आपका सेम थिंग्स और सेम सेंस, एंड मारना है या नहीं। तो हर एक जगह अलग अलग। तो अगर अभिवचन पूछे तो अब गलती न हो, कहाँ दिया गया है, आदेश 6 का किस नियम में, 1 में। आदेश 6 का नियम 2 आइए, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। जो टेक्निकल क्वेश्चन आपका बनेगा मैं बता दूं, आपका आदेश 6 का नियम 2 से ही बनता है, और यहीं से लोग थोड़ा गलत करके भी आते हैं। तो आइए टेक्निकल क्वेश्चन को पहले देखा जाए। पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, बैरक पर लिख लीजिए, थोड़ा अलग से भी हम 4 लाइन लिखवाएंगे। प्लीडिंग के प्रिंसिपल, पहला क्वेश्चन आया कि अभिवचन के सिद्धांत का वर्णन आदेश 6 के किस नियम में किया गया है, पहला क्वेश्चन। तो आप लिख लीजिए, आपका अभिवचन के सिद्धांत या प्रिंसिपल का जो उल्लेख किया गया है, वह आपका आदेश 6 के नियम 2 में किया गया है। देखिए हम तो भाई थोड़ा शॉर्टकट में यहाँ पढ़ा रहे हैं फिलहाल, लेकिन जब आप प्लीडिंग ड्राफ्टिंग एलएलबी में पढ़ते होंगे, तो जो ये आदेश 6 हैं, आदेश 7 हैं और आदेश 8 हैं, पूरा जो प्लीडिंग ड्राफ्टिंग है, इन्हीं तीनों आदेशों पर क्या करती है, निर्भर। यानी कि इन्हीं तीनों आदेशों पर प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। तो फिर एक बार देखिए, आप कह सकते हैं कि प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग के नियम क्या हैं। देखिए आपका तो प्लीडिंग के सिद्धांत आपका दिया गया है आदेश 6 का, आपका किस में, तो आपका जवाब रहेगा आदेश 6 के नियम 2 में। अब देखिए आपका प्लीडिंग का पहले देखा जाए, आपका एक एक शब्दों को
तब प्लीडिंग के कुछ सिद्धांत आपका देखिए आपका भाई, हर अभिवचन में उन तात्विक तथ्यों का जिन पर अभिवचन करने वाला पक्षकार यथा स्थिति अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है, और केवल उन तथ्यों का, न कि उन साक्ष्यों का जिनके द्वारा वे साबित किए जाने हैं, संक्षिप्त कथन आपका कह सकते हैं कि संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा। इसमें जो आपका भले शब्द न समझ में आया हो, लेकिन इसी में प्लीडिंग के सिद्धांत समाहित हैं। पहला सिद्धांत ये है कि प्लीडिंग का, कि आपका जब भी प्लीड करिए, फैक्ट का करिए, ला का न करिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वादी वाद पत्र दायर करे या प्रतिवादी पर प्रतिवाद पत्र दायर करे, तो कानून का उल्लेख न करे, फैक्ट या तथ्य का करे, यानी कि वह घटना का उल्लेख करे, न कि कौन सा धारा लागू होती है। धारा नहीं लागू करना है, आपका क्या है, घटना, यानी कि आपके साथ क्या हुआ ये आप बताइए। कौन सी धारा अप्लाई होती है हमारे मामले में, आपको कानून का उल्लेख प्लीडिंग में करना है कि नहीं, जनरली नहीं करना है। पहला नियम। तो प्लीड फैक्ट किया जाएगा कि ला की, दोनों किया जाएगा। प्लीड फैक्ट, ला किया जाएगा कि नहीं, नहीं किया जाएगा। पहला नियम। दूसरा नियम, जब आप तथ्य को न्यायालय में प्लीड ही कर रहे हैं तो फालतू तथ्यों को न करिए, यानी कि आपका सब्सटेंसिव फैक्ट लिखिए, सारवान फैक्ट लिखिए, यानी कि सभी तथ्यों का उल्लेख आप न करिए। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं केवल उसी को क्या करिए, लिखिए। तो पहला सिद्धांत अब याद रखिए कि विधि का उल्लेख न करके तथ्य का उल्लेख होगा। दूसरा, तथ्य में भी कौन से तथ्य का, सारवान तथ्य का। अब आपका तीसरा नियम ये है कि आपका कह सकते हैं कि जब भी प्लीडिंग करिए तो केवल उन तथ्यों का उल्लेख करिए जिनको साबित करना है, और जिनके माध्यम से तथ्यों को साबित करना है उनका उल्लेख न करिए। अब यही क्वेश्चन आपका गलत होगा, इसी को अलग से लिखना है कि प्लीडिंग में किन तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा, जिनको साबित करना है, जिनके माध्यम से तथ्य साबित करने हैं, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ना मारिएगा। जिनको क्या करना है, साबित, और जिन्हें साबित करना होता है उन्हें फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य कहते हैं। तो अब समस्या है कि प्लीडिंग में विवादक तथ्य का उल्लेख करेंगे कि सुसंगत तथ्य का। हाँ, सुसंगत का नहीं, सुसंगत तथ्य साथ संबंधित तथ्य हैं। अब इसको लीगल भाषा में भाई देखना है। वो ठीक है कि आप माने विवादक तथ्य का उल्लेख करिए आप, यानी कि प्लीडिंग में जिन बातों को प्रूफ करना है उन बातों का उल्लेख करिए। आपके पास उन बातों को साबित करने के लिए कौन कौन से एविडेंस उपलब्ध हैं, उन एविडेंसों को लिखना नहीं है। वो तो जब न्यायालय में मामला आएगा तो आप एविडेंस क्या करेंगे, पेश करिए, लेकिन लिखिए कि न लिखिए, तो आप एविडेंस को न लिखिए। देखिए, इसको लीगल भाषा में भी आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो जिन तथ्यों को आपका माने जो ये जिन तथ्यों को साबित करना होता है उनको लीगल भाषा में क्या कहते हैं, तो फैक्टा प्रोबेंडा, और जिनके माध्यम से साबित करना है फैक्टा प्रोबेंसिया। तो यहाँ जो उत्तराखंड ने क्वेश्चन बनाया, एक लाइन हम लिखवाएंगे कि किसका उल्लेख करना है, तो फैक्टा प्रोबेंडा का, और किसका उल्लेख नहीं करना है, प्रोबेंसिया का। उसको लिखिए मैक्सिम सहित। प्रोबेंडा का उल्लेख करना है, प्रोबेंसिया का नहीं करना है।
पूरा ना लिखे, एक लाइन तो लिखे। प्रोबेंडा का उल्लेख करना है। प्रोबेंडा का मतलब हुआ जिन्हें साबित करना है। अभी हिंदी भी लिखवा दे रहे हैं। प्रोबेंडा का उल्लेख करना है, प्रोबेंसिया का नहीं करना है। यही बार बार अटैक कर रहा है क्वेश्चन पर। बार बार ये अटैक करता है कि किसका उल्लेख आवश्यक है, किसका नहीं। तो इंग्लिश वर्जन भी देख लिए, प्रोबेंडा का उल्लेख आवश्यक है और किसका उल्लेख आवश्यक नहीं है, प्रोवेंसिया। तो प्रोबेंडा मतलब हुआ क्या, तो उसको एक लाइन लिख लीजिए, जिन्हें साबित करना है। प्रोबेंडा मतलब क्या, जिन्हें प्रूफ करना है। और प्रोवेंसिया का मतलब जिनके माध्यम से साबित करना है। प्रोवेंसिया का मतलब जिनके माध्यम से। फिर आप आगे बढ़िए। जो भी बातें लिखी जाए प्लीडिंग में, एक क्रमवार लिखा जाए, पैराग्राफ में लिखा जाए। लिखते हैं ये लोग 1 2 3 4 5। आपका पैराग्राफ में संक्षिप्त लिखा जाए कि भानुमति का पिटारा कर दिया जाए, संक्षिप्त लिखी जाए। अगला क्वेश्चन आया कि जो नंबर हैं उसको शब्द में भी लिखा जाए, अंक में भी लिखा जाए। क्यों शब्द और अंक में लिखा जाए, कि घोटाला न हो। अब बताइए, तो एनआईए में अगर शब्द और अंकों में डिफरेंस है तो कौन सा आपका सही माना जाएगा, शब्द वाला। क्योंकि अंक तो आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे चेक पर लिखा है 25,000 शब्द में, और आपका जो लिखा है आपका माने अंक में, वह आपका माने 2.5 लाख हो गया है। तो कौन सही माना जाएगा, विवाद होगा तो 25,000 के 2.5 लाख। तो इस पर उदाहरण भी याद रखिएगा, घोटाला कर देते हैं आपका पक्षकार। इस पर जो उदाहरण पढ़िएगा, आपका एविडेंस की धारा 126 को उठाकर पढ़िएगा। जो मैं बताया आपका यही उदाहरण किस में दिया गया है, मैं सेक्शन भी बता रहा हूँ। कौन सा सेक्शन एविडेंस का, 126। आया था पक्षकार तो वकील साहब ने देखा कि 500 रुपया लिखा है, और दोबारा आया तो रकम क्या कर दिया, एक जीरो क्या कर दिया था, क्लाइंट बढ़ा दिया। तो ये क्या, वकील साहब को विशेषाधिकार इसमें नहीं मिलेगा। वकील साहब ये कह सकते हैं कि आपका कपट कर दिया है हमारा क्लाइंट, बाद में 500 की जगह कितना रख दिया है, 5,000। इसके बाद आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मानो उतना तो डिटेल में संभव नहीं है बताना, नहीं तो आपका बताया जाता, लेकिन काम चलाऊ सरकार अभी चलना है। आपका अगला देखिए, आदेश 6 का आगे नियम आइए। इसके बाद आपका आदेश 6 का नियम 6 पढ़ना है, पूर्वभाव्य शर्त। तो अगर आपका घटना पूर्वभाव्य शर्त पर आधारित थी तो पूर्वभाव्य शर्त लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। वादी या प्रतिवादी द्वारा एक पूर्वभाव्य शर्त के बारे में कंडीशन प्रेसिडेंट कहा जाता है। इसको 2-3 जगह से जोड़िएगा, वहीं बैरक पर जोड़ लीजिए आपका। एक तो पूर्वभाव्य शर्त टीपीए से जोड़िएगा 26। पूर्वभाव्य शर्त या पूर्ववर्ती शर्त लिखिए, टीपीए की धारा 26 से जोड़ेंगे। पूर्वभाव्य शर्त का पालन अक्षरशः न होकर सारतः होना चाहिए। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन, पूर्वभाव्य शर्त का पालन कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन 26 से बनता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, यानी कि निकटता का सिद्धांत, सामीप्यता का सिद्धांत, नजदीकी का सिद्धांत, यथा सामीप्य का सिद्धांत टीपीए की किस धारा में है, 26। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। बिहार में पूछा गया था एक बार कि मुस्लिम विध में किस में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस लागू होता है, वक्फ में। वक्फ में और ज़्यादातर न्यास में भी लागू होता है। अगला देखिए आपका इसको पूर्वभाव्य शर्त, पूर्वभाव्य शर्त
पर आपका मैं कई बार उदाहरण बताया हूँ, फिर एक बार वहीं मगरमच्छ वाला उदाहरण बताया जाए। और आपका कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ लीजिए पूर्वभावी या पूर्ववर्ती शर्त का पालन। 6, 7, 8, 8 सेक्शन 8 है आपका, शर्तों के पालन द्वारा प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। उसको लिखिए कहीं कोरिलेट करके। संविदा अधिनियम की धारा 8 आपको पढ़ना है, यानी कि टीपीए की धारा 26 याद रखिए। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा? 8। अब देखिए एक उदाहरण पूर्वभाव्य शर्त में, बस एक उदाहरण आपका, दो उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। एक कहता है बी से कि हे बी, मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा यदि तुम्हारा घर क्या हो जाए, जल जाए। तो बताइए पहले 5,000 पालेगा कि घर जले? तो घर जलने वाली शर्त पूर्वभाव्य है कि उत्तर भाव्य? पूर्वभाव्य मैंने पूर्ववर्ती। तो अगर 5,000 मांग रहा है तो ये दिखाए कि घर क्या हुआ है, जला है कि ना जला है, ये लिखना पड़ेगा। अब आपका हमने मगरमच्छ वाला उदाहरण बताया था, अब दोबारा न बताया जाए कि पहले तालाब को तैर कर क्या करो, पार करो, और तब तुम्हें 5 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तो पहले 5 लाख की मांग करने आ गया तो दिखाए कि तालाब को तैर कर पार करने की क्या थी, शर्त थी। जैसे मौर्य जी हैं, वादा किए हैं विवाह का, खुलेआम बता दिया जाए भाई, नाराज ना होइएगा। तो आपका लड़की ने कहा है कि हे निकम्मे आपका पहले ये जो आपका परीक्षा है 2023 में पास करो, ये पूर्ववर्ती शर्त है, तब मैं क्या करूंगी तुमसे विवाह। सही है ना मौर्य जी? काहे चौनी मुस्की काट रहे हैं, सही सही बताइए। हाँ या ना में जवाब दीजिए, मौन हो रह जाएंगे तो सिविल में माना जाएगा कि इनके आचरण के रूप में क्या ये कर रहे हैं। कोई आपराधिक मामला थोड़े है कि नहीं मौन रहे तो इनकार मान लिया जाएगा, ये तो क्या है, सिविल। और भाई पर्सनल क्वालिटी पर आधारित है, दूसरा पालन भी नहीं कर सकता कि हम नहीं ये कर लेंगे विवाह। आगे देखिए भाई, मजाक किया जा रहा है भाई कोई। अब भाई ये ना कि उसको अन्यथा लीजिए, आप लोग मौर्य जी भी अन्यथा ना लीजिए, थोड़ा बहुत आपका जब लोग उब जाते हैं तो बीच बीच में गोला बारूद आपका दागा जाता है। और कोई इसमें देखिए आगे आपका, तो पूर्वभाव्य शर्त है तो उसको लिखना पड़ेगा आदेश 6 के किस नियम में, 6। इसके बाद 7 छोड़ दीजिएगा, 8 छोड़ दीजिएगा, 9 छोड़ दीजिएगा, 10। इसके बाद 11 कभी काल पूछा जाता है, 12 भी कम पूछी जाती हैं, 14 मुख्य रूप से पूछा जाता है। अब इधर से दो तीन नियम याद करने हैं। अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना, यानी कि 6 के बाद अगर छोड़ना चाहें तो बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन इधर की दो तीन धाराएं, दो तीन नियम जरूर याद रखिए। लगातार आपका क्वेश्चन बन रहा है, देखिए, यानी कि वादी वाद पत्र दायर करे या प्रतिवादी प्रतिवाद पत्र दायर करे, तो अब अभिवचन का हस्ताक्षरित या साइन किया जाना, तो ये कहाँ दिया गया है? पहले तो नियम पूछा जाता है 14 में, हस्ताक्षरित किया जाएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन बना है कि अभिवचन पर किसका हस्ताक्षर होता है, एक तो अभिवचन हस्ताक्षरित किया जाना नियम बना है, तो नियम 14 मार कर आइएगा। एक क्वेश्चन और बना है कि प्लीडिंग पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो पक्षकार का, उसके प्लीडर का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मारिए। पक्षकार भी करेंगे और आगे अगर वकील हैं पक्षकार के पास तो क्या वकील साहब करेंगे कि नहीं, साइन करेंगे। इसके बाद आपका 14 ए से सूचना की तामील के लिए पता, इसमें एक समय पूछा जाता है कि जब एक बार पता लिखवाया गया है तो वह पता कितने दिनों के लिए माना जाएगा कि वह व्यक्ति उसी पते पर है, तो आपका 2 वर्ष, और कुछ ना पढ़िएगा इसमें, केवल कितने साल, 2 साल। 14 ए में मैं फिर बता दूं
केवल और केवल आपका सूचना की तामील के लिए पता 14 ए में, नियम 14 ए में, और इसमें जो केवल समय पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा न पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिए आपका उपनियम 3 में। आपका एकदम लास्ट लाइन देखिए, यानी कि आदेश 6 के नियम 14 ए के उपनियम 3 की लास्ट लाइन जो 2 वर्ष लिखा है, उसी को केवल अंडरलाइन करिए। एक बार पता दे दिया तो कितने दिन तक माना जाएगा, उसी पर है 2 साल। इसके बाद आपका आदेश 6 का नियम 15 ज़्यादा पूछा गया है, अभिवचन का सत्यापन। तो देखिए आपका सत्यापन, आपका सत्यापन, तो देखिए जब भी नीचे आप देखिए सत्यापन वेरिफिकेशन होता है प्लीडिंग का, नीचे आप देखे होंगे कि आप जब माने वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र लिख दिया जाता है, तो लास्ट देखिएगा उसमें लिखा जाता है कि पैरा नंबर ये यानी कि 1 2 3 4 मैं व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर सही मानता हूँ। और आपका पैरा नंबर 7 8 9 10 मैं अन्य आधारों पर मैं क्या मानता हूँ सही। अगर झूठा निकला तो शपथ पर मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क्या हो सकती है कार्रवाई। माने कि आप जो बात कर रहे हैं उसके समर्थन में एफिडेविट दीजिए। जैसे आयोग ने कहा कि तमाम लोग आपका जाकर हल्ला करते थे, तो आयोग ने कहा कि आप शपथ पत्र लगाइए कि जो मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ सत्य है। अगर बाद में झूठ निकला तो शपथ पत्र देने, फर्जी शपथ पत्र देने के लिए आपके खिलाफ क्या चल सकता है, मुकदमा। तो ज़्यादा लोग भाग खड़े हुए। अब आयोग से कोई मांगता ही नहीं भाई, आयोग से कोई सूचना ही माने जाकर हंगामा ही नहीं करते लोग। अभी भी कल भी आपका देखिए फिर आपका जो दिव्यांग वाला था, फिर एक बार विवाद के घेरे में आ गया। यानी कि दिव्यांगों के पीछे ही आयोग पड़ गया है ये भी कह सकते हैं। एक तो एपीओ में आपका, भाई देखिए 1 2 मिनट बता दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। एपीओ में आपने देखा कि प्री का फार्म भरवा लिया, परीक्षा करा लिया, मेंस का फार्म भरवा लिया, फिर आपका बीच में कहा कि आप लोग योग्य ही नहीं है, माने लायक नहीं बल्कि क्या है, नालायक। फिर जब एडमिट कार्ड जारी किया तो फिर कुछ लोगों को नालायक घोषित कर दिया कि आप लोग इस पद के लायक, तो 2 बार छांट दिया। जे का फार्म भरा गया, 8 मने श्रेणी बनाया गया है, 8 8 कैटेगरी बनाया गया है। तो कुछ लड़के जो मान लीजिए पैर से भी दिव्यांग हैं और आपका कह सकते हैं हाथ से भी, तो उसमें कैटेगरी ये थी कि आप किस में दिव्यांग हैं, तो उन्होंने पैर वाला भी डाल दिया, हाथ वाला। तो आयोग का अब ये कहना है कि आप 8 कैटेगरी जो हम मने हैं मान्यकृत, उसमें केवल एक का ही आप लाभ ले सकते हैं। और आपने दोनों कैटेगरी में डाल दिया ऑप्शन कि हम दोनों हैं, अतः आपका फार्म हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट। तो भाई जब आप फार्म निकाल रहे हैं तो अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करता जल्दी, चाहे कोई भी हो। जब आप फार्म निकाल रहे हैं और 8 खाना बनाए हैं, तो आप क्यों नहीं ये बना देते कि जैसे ही कोई लड़का एक खाने को क्लिक करेगा, अपने आप 7 खाने क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। फार्म में होता है कि जैसे ही आपने एक क्लिक किया, जो अन्य ऑप्शन है अब वो लेगा कि नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आप गलती पर गलती करिए और मान लीजिए कोई लालच में भर दिया कि ये भी भर दें, ये भी भर दें, तब तो उसका फार्म ही रिजेक्ट हो गया। फिर हाई कोर्ट जाएंगे लोग, और क्या। अब हाई कोर्ट फिर जाएंगे आपका, यानी कि ये आयोग अपनी गलती आयोग भी स्वीकार करे कि हम ऑप्शन 8 दिए हैं, तो एक कोई चुने और एक से अधिक न चुने। तो ये तो लिखेंगे नहीं। आप जब फार्म भर देगा लड़का तो डायरेक्ट बिना सुनवाई के क्या कर देंगे, आपका रिजेक्ट। तो 3 तारीख तक मौका दिया गया है, जैसे एपीओ में दिया गया। तो आयोग को ये चाहिए कि आप एक कैटेगरी चुनकर हमें बता दीजिए।
कि आप किस कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं। तो एक भाई 8 में से एक वो चुन ले लड़का। अब 2 चुन लिया, 3 में विकलांगता, तो पूरा मैंने एकदम विकलांगों के पीछे ही पड़ गया है आपका आयोग कहिए। तो आइए अभिवचन का सत्यापन आपका। अब सत्यापन में एक तो नियम पूछा जाता है कि सत्यापन किस आर्डर के किस नियम के तहत। तो आदेश 6 के किस नियम के तहत? 15 पूछा गया है। देखिए आपका बैरक थोड़ा बताना पड़ेगा, उत्तराखंड में थोड़ा अंदर से पूछा गया था। उसके सिवा जैसा कि तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित है, हर अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार या पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप से साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित हैं, उसके पाद भाग में सत्यापित किया जाएगा। लास्ट में पाद भाग में लास्ट सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन के सांख्यिकीय पैराओं का निर्देश करते हुए यह भी निर्दिष्ट करेगा, अभी हमने बताया भी कि कौन कौन सा पैराग्राफ या पैरा उसके निजी ज्ञान के आधार पर सत्यापित करता है, मैंने सत्य मानता है, और कौन कौन सा पैरा वह अन्य आधार पर क्या मानता है, सत्य, जो उसे जानकारी मिली है, जिसके बारे में यह विश्वास है कि वह क्या है, सत्य। सत्यापन करने वाला व्यक्ति द्वारा वह सत्यापन हस्ताक्षरित किया जाएगा, उसमें उस तारीख का जिसको की और स्थान का जहां हस्ताक्षरित किया गया था कथन होगा, और अभिवचन के समर्थन में शपथ पत्र भी क्या होगा, लगाया जाएगा। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका सत्यापन पर साइन जो किया जाता है किसके द्वारा, तो पक्षकार द्वारा, अधिवक्ता द्वारा, दोनों द्वारा, दोनों ना मारिएगा। यहाँ किसका माने आपका सत्यापन पर साइन होता है? पक्षकार। अधिवक्ता से क्या मतलब? भाई आप कह रहे हैं कि कौन बात सत्य है कौन बात झूठ है, माने कौन हम जानते हैं सत्य है, तो अधिवक्ता से इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी जिम्मेदारी अधिवक्ता की थोड़ी जिम्मेदारी है। तो फिर एक बार देखिए, अभिवचन पर जो साइन होगा आपका 14 में, वह वही क्वेश्चन गलत होता है, वह पक्षकार और अधिवक्ता दोनों का होगा, लेकिन जब सत्यापन पर साइन होगा तो अधिवक्ता का नहीं, किसका? केवल पक्षकार। ये क्वेश्चन बनता है, थोड़ा याद रखिएगा। और सत्यापन के अनुसमर्थन में एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, और बाद में पता लगता है कि बातें क्या हैं, झूठ, तो शपथ पत्र पर गलत कथन करने के एवज में क्या चल सकता है? मुकदमा। इसके बाद आता है आपका आदेश 6 का नियम 16, अभिवचन का काट दिया जाना। यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बना है, पिछली बार वैसे 18 से क्वेश्चन बना था। अभिवचन का काट दिया जाना, तो जो क्वेश्चन यहाँ बनता है, प्लीडिंग में कंपलसरी अमेंडमेंट, उसको लिखिए अनिवार्य संशोधन, यही क्वेश्चन बनता है कि प्लीडिंग में यानी कि अभिवचन में अनिवार्य संशोधन किस आर्डर के किस रूल में, तो आदेश 6 के नियम 16, याद करके जाइएगा, कई बार क्वेश्चन बना है। आदेश 6 का नियम कौन सा है? 16। इसको हिंदी में कहते हैं अनिवार्य, या उसको कहते हैं देखिए वैवस्यक, वैवस्यक, उतना हिंदी कठिन है। वैवस्यक मतलब कि हर हाल में आपको अमेंड करना ही होगा, कंपलसरी। इंग्लिश वर्जन एक बार देख लीजिएगा, एक बार आप इंग्लिश वर्जन देखिए, ये नहीं कि वैवस्यक आ जाए तो वैवस्यक, यानी कि इसका मतलब कि हर हाल में आपको अमेंड क्या होगा, करना ही होगा। और आपका 17 में अभिवचन का संशोधन, ये डिमांड की जाती है पक्षकारों द्वारा, तब आपका आदेश दिया जाता है। तो आपका ऐच्छिक संशोधन किस में है, उसको लिख लीजिए 17, वॉलेंटली
या ऐच्छिक, अनिवार्य दे तो 16, ऐच्छिक दे तो 17, 18 पिछली बार क्वेश्चन बना था कि अगर आदेश संशोधन का दिया गया तो समय पूछा गया था कि आदेश के कितने दिन के अंदर संशोधन कर डालिए, 14। उसको रटिए। आदेश नियम 18 भी रटना है, कितने दिन के अंदर, तो आपका 14 दिन के अंदर। पिछली बार ये 14 दिन का नियम पूछा गया था। आदेश 6 के किस नियम में, 18। देखिए थोड़ा बहुत आपको ये तीनों घर पर भी पढ़ना है। अब देख, उतना आपका समय नहीं रहा, थोड़ा आप घर पर भी थोड़ा बहुत अंदर से कभी काल पूछ सकता है, तो अंदर से अगर पूछे तो कम से कम आदेश 16, आप मैंने नियम 16 जरूर पढ़ लीजिएगा डिटेल में, हम पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा बहुत। देखिए, न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा, सुमोटो से आदेश दिया जाता है कि किसी भी अभिवचन में की कोई भी ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित कर दी जाए। तो कब संशोधन का आदेश देता है, जो अनावश्यक हो। यही पूछा गया है कि कब आदेश नियम 16 लागू होगा, तो ऐसे अभिवचन जो अनावश्यक हो, फालतू हो, जो कलंकात्मक हो, किसी पर क्या लगाते हो, कलंक, तुच्छ हो, कोई मतलब नहीं है, या तंग करने वाला, ये जरूर याद रखिए, जो अनावश्यक हो। सेकंड देगा जो कलंकात्मक हो। तीसरा जो तुच्छ या तंग करने वाला हो, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त सभी। दूसरा देखिए, जो वाद के ऋजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, या वाद के ऋजु या फेयर ट्रायल में उलझन पैदा करती हो, या मुकदमे में विलंब कराती हो। तो जो रिज विचारण पर विपरीत प्रभाव प्लीडिंग डाले वो भी काटा जाएगा। जो रिज विचारण को उलझन में डाल दे वो भी फेयर ट्रायल कहा जाता है, उचित विचारण। या जो प्लीडिंग लिखी गई है उससे क्या हो सकता है, मामले में विलंब। और जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो, अगर आपने प्लीडिंग द्वारा ये न्यायालय का जो प्रोसीजर है उसका क्या कर रहे हैं आप, दुरुपयोग, मिसयूज कर रहे हैं, तब भी न्यायालय कह सकता है कि आप अपने इस प्लीडिंग को क्या करिए, काटिए। एक बात और याद रखिए, अगर इस नियम के तहत प्लीडिंग को काटने से इनकार पक्षकार करता है तो उसका जो वाद होगा वह डिसमिस होगा, खारिज होगा। वादी का वाद खारिज हो जाएगा, प्रतिवादी है तो उसका प्रतिवाद पत्र खारिज होगा। यानी कि हर हाल में आपको संशोधन 16 वाला क्या करना है, करना ही है, नहीं तो इसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। और 17 में मांग पर आपका, तो इसमें करना आवश्यक नहीं है, चाहे करिए या न करिए, पक्षकार मांग करते हैं। और 18 में मांग कर आदेश दिया गया कि संशोधन करिए, तो समय वही याद रखना है कि सामान्यतः कितने दिन के अंदर आदेश के, 14 दिन। न्यायालय चाहे तो और समय बढ़ा सकता है, 14 डेज याद करके जाइए। देखिए आदेश 7 देखा जाए, आदेश 7 में आपका वाद पत्र दिया गया है या प्लेंट। अब अभी हमने बताया कि आपका वाद पत्र दिया गया है, फिर एक बार देखिए, आपका वाद पत्र दिया गया है, यहाँ से भी आपका पिछली बार क्वेश्चन बना है। जो पिछली बार आपका क्वेश्चन बना है वह आदेश 7 का नियम 1 ही बना है कि वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां आदेश 7 के किस नियम में दी गई है, 1। या इसको दिया जाता है वाद पत्र की अंतर्वस्तु, आप लिख करके लिख लीजिए, वाद पत्र की अंतर्वस्तु किस आर्डर के किस रूल में दी गई है, तो आदेश 7 के किस में, 1 में। वैसे 3 क्वेश्चन मैं बताया भी था एक दिन, अंतर्वस्तु पर एक ही बार 3 क्वेश्चन बन चुका है।
हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो जहाँ जहाँ अंतर वस्तु है मैं फिर रटवा रहा हूँ। वाद पत्र के अंतर वस्तु पूछे तो आदेश 7 के नियम 1 में। निर्णय के अंतर वस्तु पूछे आदेश 20 के नियम 4 में। डिक्री की अंतर वस्तु पूछे आदेश 20 के नियम 6 में। फिर सीआरपीसी में बैक हो जाइएगा। अगर आरोप की अंतर वस्तु पूछे तो 211, बंद पथ की पूछे तो 120 धारा, और निर्णय की पूछा गया था पिछली बार 354। 6-7 क्वेश्चन एक लाइन में याद करना है। यानी कि यही आपका कम समय में यही तरीका है। पूरी तरह एकदम दिमाग स्थिर करके सेक्शनों को सुनना है। तो वाद पत्र में क्या क्या लिखा जाएगा, तो आपका वैसे अंदर से मेंस में ही बनता है, लेकिन फिर एक बार हम बता दें। उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। वादी का नाम वर्णन निवास स्थान जहां तक अभी निश्चित किया जा सके। प्रतिवादी का नाम वर्णन निवास स्थान। अगर वादी आपका अवयस्क या विकृत है तो ये भी लिखिए। वाद हेतुक लिखिए, कब पैदा हुआ, आपका न्यायालय के अधिकारता है, आप कौन सा अनुदेश के दावा कर रहे हैं, मुजरा अनुज्ञात कर रहे हैं कि नहीं, या कोई भाग त्याग रहे हैं कि नहीं त्याग रहे हैं, और आपका अधिकारता के और न्यायालय फीस के प्रयोजन के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य को लिखिए कि वाद की विषय वस्तु का मूल्य कितना है। तो वाद पत्र में कितनी बातें आपका लिखी जानी चाहिए अंतर वस्तु? 9 है ना, 9 लिख लीजिए। इसमें हो सकता है पूछ ले अंदर जाकर कि वाद पत्र में। इसके बाद जो आपका जो इसमें मैंने पूछा जाता है आपका आदेश 7 का, आपका कह सकते हैं कि रूल 4 पूछ सकता है कि जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है तो दिखाए कि हम इनका क्या है, प्रतिनिधि हैं। इसके बाद आपका नियम 6 परिसीमा विधि से छूट के आधार। तो वाद पत्र में परिसीमा विधि से छूट के आधार लिखने होंगे। क्यों डिले हो गया मैं बताया था, आपका डिले का कारण मैं अव्यस्त था, पागल था इत्यादि। तो कौन सी धारा काम करती है आपका, अगर अपील इत्यादि में आप दिखाते हैं डिले हो गया तो मैं बताया था सेक्शन अभी न जानिए 5, लिमिटेशन एक्ट की कौन सी धारा, आपका नियम 7 कहता है अनुतोष का भी निर्दिष्ट रूप से कथन किया जाएगा। यानी कि क्या मांग रहे हो उसका स्पष्ट रूप से क्या करो, उल्लेख करो आपका। यानी कि जैसे कि हमने बताया भी था आपका इशारे में, फिर एक बार बता दूं। अगर ए ने बी से संविदा की है और बी अपना वचन नहीं निभा रहा है तो ए अगर वाद दायर करता है संविदा भंग के आधार पर, तो आपको हमने बताया था कि संविदा के विशिष्ट पालन की मांग कर सकता है, प्रतिकर की मांग कर सकता है, अध्यादेश की मांग कर सकता है, क्वांटम मेरियट की मांग कर सकता है। तो जब भी मौका मिले तो पूरा आप एक ही बार मांग करिए कि बार बार। अगर विशिष्ट पालन की मांग किया प्रतिकर की नहीं किया तो पूछा जाता है कब तक मांग कर सकता है, निर्णय के पूर्व। लेकिन अगर मुकदमा खारिज प्रतिकर की मांग नहीं किए हैं तो नया मुकदमा दायर करने की इजाज़त, यानी कि फर्दर सूट को बार किया गया है। आप अपर वाद दायर नहीं कर सकते, अतिरिक्त वाद दायर नहीं, यानी कि इसका मतलब जो भी मांगना हो एक ही बार क्या करिए, मांग लीजिए। अब ये नहीं कि बार बार मांगिए। यही सिद्धांत आपका सीपीसी की धारा 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में है कि वादी जितने आधार अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए उठा सकता था एक ही मुकदमे में सभी आधारों को क्या करे, उठा दे। और प्रतिवादी अपने बचाव के लिए जितने आधार उठा सकता था सभी आधारों को एक ही वाद में उठा दे कि बार बार आवाज एक ही में। नहीं तो माना जाएगा कि आपने उठाया आधार
उस पर सुनवाई हो गई, बहस हो गई और फैसला क्या हुआ, आ गया। बहुत कड़ा नियम है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, आप आपके लिए भी है कि अभी कुछ समय बचा है, ये नहीं कि अभी हौसला हार जाना है। जितनी आप ताकत लगा सकते हैं, आपका 12 के पहले लगा लीजिए, उसके बाद तो आपका तफरी मचाना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ताकत पढ़ाई में आप झोंक सकते हैं, पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि 12 के बाद फिर ताकत लगाने का, प्री निकालने का मौका नहीं मिलेगा। तो भाई आपका सलाह दी जाती है सभी लोगों को कि अगर अर्जेंट काम न हो तो जो काम पेंडिंग किए जा सकते हैं उनको फिलहाल आप रोक कर और साल पेपर को दोहराइए डेली 1-2 घंटा। फिर आपका लेक्चर सुनते रहिए। वैसे साल पेपर जो भी चल रहा हो, आप साल पेपर दोहराइए, लेक्चर सुनते रहिए, किताब बिल्कुल न पढ़िए। लेक्चर और बेयर एक्ट और जो हम केस बता रहे हैं, और आपका यही केवल आपको देखना है इस समय। जो भी साल पेपर में आपको लगता है कि ये सर ये बताए थे, इसमें आंसर ये हैं, तो कम से कम उसको एग्ज़ाम के पहले क्लियर कर लीजिए। नहीं तो साल पेपरों में 15 से 20% गलती है। जैसे एक गलती मैं बता रहा था कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी संतान या औलाद है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा है। ये जर्मी बेंथम का कोटेशन है। तो साल पेपरों में कहीं पैटर्न लिखा है तो कहीं कुछ। भाई ये गलतियां क्षम्य नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन से जब रट्टा रटाया बाहर हो जाएंगे। और साल पेपर पर भरोसा पूरी तरह नहीं करना है, क्योंकि ये भी संभव है कि बिहार एपीओ ने जो दिया था पेपर, मैं सतर्क कर रहा हूँ कि पूरा लोग साल पेपर रट्टा मार कर गए थे पुराने, और उससे आया ही नहीं, नया क्वेश्चन बना दिया। तो कोई भरोसा नहीं है, साल पेपर से आ जाए तो अति उत्तम। अगर मान लीजिए नया क्वेश्चन बनता है तो आप उसके लिए भी तैयार होकर जाना है कि सर जितना पढ़ाए हैं, जितना लेक्चर हम सुन रहे हैं, अगर नया क्वेश्चन आ जाता है तो सर के लेक्चर के आधार पर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या करेंगे, करके ही आएंगे। इतना हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि फेल मार सकता है साल पेपर। और जो लोग सोच रहे हैं केवल साल पेपर, भाई हो सकता है फेल मार जाए, तब क्या करेंगे। तो दोनों ऑप्शन लेकर चलना है, उसको भी पढ़ते रहना है और कुछ नए क्वेश्चन भी, मॉडल मैं बता ही रहा हूँ लगातार। इसके बाद आपका पूछा जाता है आदेश 7 का नियम 9 पूछा जाता है, 10 पूछा जाता है, 10 ए पूछा जाता है, फिर आपका 10 बी भी पूछा जाता है, 11 भी पूछा जाता है। इसको सोमवार को थोड़ा बताया जाएगा, बहुत लंबा चल जाएगा, क्योंकि आपका रोका जाए एविडेंस भी थोड़ा पूछा जाता है। इधर से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। आदेश 7, इसके बाद आदेश बचेगा एक, बस 8 और 21 एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब आपका एविडेंस कुछ खींचा जब है जल्दी, ताकि और ये सोमवार से भाई क्लास 9 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उधर आपका मैंने 9